स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं डॉक्टर आदित्य चौहान, एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट 11th and 12th class, and now I will teach you about biological classification, the chapter of 11th class NCERT. लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, 12th NCERT इसका फर्स्ट चैप्टर था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं नीट में और बच्चों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता। तो आज समझ लीजिएगा, ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया। ये सोचिएगा कि आपकी समझ में चैप्टर आ गया। बच्चे सोचते हैं कि ये रटना पड़ता है, लेकिन अब आपको उतना नहीं रटना पड़ेगा। लीजिए एक कॉपी और पेन अपने साथ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी साथ नोट करते चलिए, क्योंकि जो नीट में आएगा वो मैं नीट लिखता जाऊंगा और नीट वाले पॉइंट्स को स्पेशली लिखिएगा और बाकी अपने इम्पोर्टेंट नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आप तैयार हो जाइए, रेडी। देखिएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, थोड़ा सा हल्का सा रखना पड़ता है, इंटरेस्ट कम आता है, लेकिन आज से आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बात होती है बेटा कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। आपको भी आपने देखा होगा, अपने घर में भी हर चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं। चलो भाई, जैसे कि अपने रसोई में गए तो गिलासेस को एक साइड एक तरफ रख दिया और बाकी दूसरे पॉट्स को एक तरफ, कप्स को एक तरफ रख दिया। तो आप क्या करते हैं, सिमिलर चीज़ों को एक साथ एक ही कंटेनर में रख देते हैं और जो अलग अलग चीज़ें उनको अलग अलग कंटेनर में, सिमिलरिटी के बेस पर आप चीज़ों को अपने घर भी अलग अलग कंटेनर में रखते हैं। जो एक जैसे चीज़ें होती हैं उनको एक कंटेनर में, दूसरी चीज़ों को दूसरे कंटेनर में। मीन्स इट इज़ ग्रुपिंग ऑफ, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। द organisms of similar characters are kept in one group and organisms of other character are kept in other group. This is called classification. Okay? तो क्लासिफिकेशन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आंधी तूफान नहीं है, भूत नहीं है जिससे आप डरते हैं। तो समझ लीजिएगा कि हमने क्या किया है, ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग बीइंग का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। फिर आपको हम बता दें कि क्लासिफिकेशन हायरार्की, आपने नाम सुना होगा। मैं सबसे पहले वो चीज़ बताता हूँ जिस पर क्वेश्चन हमारा आता है। हम किसी भी अगर हम देखें तो हम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में डिवाइड करते हैं। जैसे सारे एनिमल्स को एक किंगडम में रख दिया, किंगडम एनिमेलिया, और फिर किंगडम को, ऐसे प्लांट को, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सबको एक ग्रुप में रख दिया, किंगडम प्लांटी। ऐसे ही एक ग्रुप है फंजाई, एक ग्रुप में रख दिया, किंगडम फंजाई। ऐसे किंगडम प्रोटिस्टा, वन सेल्ड यूकैरियोट को। ऐसे ही जितने भी बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोट सेल के बने होते हैं, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उनको रख दिया एक अलग ग्रुप में, उसका नाम रखा किंगडम मोनेरा। इस तरीके से आज की डेट में हमने ऑल लिविंग बीइंग्स को 5 किंगडम में रखा हुआ है। वैसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया, आगे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं हमने 5 किंगडम में रख दिया है, समझे। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई क्लासिफिकेशन की, किंगडम। क्या हो गई, किंगडम। फिर मान लीजिए जैसे सभी एनिमल्स हैं, हमने सबको एक ग्रुप में रख दिया है, किंगडम। फिर उनके सिमिलरिटी के बेस पे सब डिवीजन करें। क्या करें, सब डिवीजन, उनको कहते हैं फाइलम। एनिमल अगर हम कहें, एनिमल्स की बात करें तो फाइलम, एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल की बात करें तो फाइलम, किंगडम को फाइलम में, जैसे
पोरीफेरा में स्पंज आ गए, सीलेंट्रेटा में हाइड्रा जैसे एनिमल्स आ गए, वर्टिब्रेटा में जितने भी बैकबोन एनिमल्स हैं वो आ गए, आर्थ्रोपोडा में मच्छर मक्खी जितने भी हैं, मॉस्किटो वगैरह, हनी भी, जो जॉइंटेड लगे एक तरफ रख दिया। तो फिर एनिमल्स को भी उनकी सिमिलरिटी के बेस पर हमने अलग अलग फाइलम में रख दिया। फिर फाइलम में भी हम देखते हैं, जो ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर वाले हैं उनको क्लास में रख दिया। तो फाइलम किस में डिवाइड कर दिया? क्लास में डिवाइड कर दिया। फिर क्लास में भी देखते हैं, क्लास में मान लिया 100 एनिमल्स हैं और 100 एनिमल्स में भी सिमिलरिटी किस में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होंगे, तो मेन डिफरेंस के बेस पर उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया और जो ज़्यादा क्लोज कैरेक्टर्स हैं उनके बेस पर हमने एक क्लास को ऑर्डर में डिवाइड कर दिया, ऑर्डर को फैमिली में डिवाइड कर दिया और फैमिली को जीनस में डिवाइड कर दिया और एक जीनस में एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती है। बात समझ में आई या नहीं? इस तरीके से सिमिलरिटी के बेस पर किंगडम से लेकर स्पीसीज तक जब हम चलते हैं तो ये क्वेश्चन नीट में आता है बेटे, जब हम किंगडम से लेकर नीचे तक स्पीसीज तक चलते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म के बीच में कम होते हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कैरेक्टर ज़्यादा क्लोज सिमिलर होते जाएंगे, क्योंकि डिवीजन किस बेस पे? सिमिलरिटी के बेस पे। तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किसके बीच में होती है? एक ही जीनस के डिफरेंट स्पीसीज, एक ही जीनस की डिफरेंट स्पीसीज। बात समझ में आ रही है? एक ही जीनस की डिफरेंट स्पीसीज के बीच में सिमिलरिटी होती है। तो सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर किसके होते हैं? एक ही जीनस की डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होती है। समझे? कोई यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम देखें जीनस की बात करें, पैंथरा लियो और पैंथरा लियो, ये देखिएगा आपने पढ़ा होगा। हमारा जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, फिलहाल मैंने पहले ही बताना शुरू कर दी है बात कि किसी भी साइंटिफिक नेम में जब हम नाम लिखते हैं, किसी भी एनिमल का नाम लिखते हैं तो पहला नाम क्या होता है? जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। तो देखिएगा पैंथरा लियो और पैंथरा टाइग्रिस, तो पैंथरा लियो किसका नाम है? जीनस लॉयन का, और पैंथरा टाइग्रिस टाइगर का। तो पैंथरा जीनस तो एक ही हो गया पैंथरा, और स्पीसीज अलग अलग हो गई, लियो एंड टाइग्रिस। तो आप देखते हैं लियो मीन्स लायन, टाइग्रिस मीन्स टाइगर। तो लायन और टाइगर के बीच में देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है इन कंपैरिजन टू दूसरे एनिमल से। तो इस तरीके से एक ही जीनस के एनिमल्स की जो डिफरेंट स्पीशीज होती है उनमें सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होती है। इसलिए हमने क्वेश्चन लिखा, नीट का पेट क्वेश्चन है बेटे, बच्चों को याद नहीं होता है कि जैसे जैसे इस लेवल में नीचे चलेंगे सबसे नीचे स्पीशीज आती है और उनमें एक जीनस की जो डिफरेंट स्पीशीज है सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होगी। टू जीनस के कंपैरिजन में तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलरिटी कम होती जाएगी, बात समझ में आ गई है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन नीट का आता है कि इसमें जो हमने दिए हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, इसे कहते हैं हम हायरार्ची। क्या कहते हैं? हायरार्ची लेवल्स कहते हैं, इसे हायरार्ची लेवल्स कहते हैं। और इन हायरार्ची लेवल्स को एक एक को इंडिविजुअल, जैसे किंगडम है, फाइलम है, इसे कहते हैं कैटेगरी। तो एक हायरार्ची में लेवल में कैटेगरीज होती है, स्टेप्स ऑफ द हायरार्ची, कैटेगरीज। क्या कहते हैं? कैटेगरीज। मैं ठीक से लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। तो ये हायरार्ची है बेटा, क्या है? हायरार्ची क्या कहते हैं इनको? हायरार्ची लेवल्स। और इन लेवल्स के स्टेप्स को, स्टेप्स ऑफ हायरार्ची क्या कहते हैं? कैटेगरी। क्या कहते हैं? कैटेगरी।
तो ईच कैटेगरी ऑफ द हायरार्की डिवाइडेड इनटू, सबसे ऊपर किंगडम, सबसे नीचे स्पीशीज। तो क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के कैटेगरी हैं और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्पीशीज। क्या है? स्पीशीज। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है नीट का आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो पहला और स्पीशीज, दूसरे में दे दिया है जीनस, थर्ड में दे दिया बेटा किंगडम और एंड फोर्थ क्लास। तो बेटे आपको पता है ऊपर सबसे बड़ा यूनिट है, सर नीचे सबसे छोटी। तो आंसर क्या है बोला? स्पीशीज। क्या है? स्पीशीज। तो और सबसे बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी? सबसे ऊपर जो होगा किंगडम। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम और स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज। स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज। बात समझ आई या नहीं? तो आप इसे नोट कर सकते हैं बेटा। मैंने 2 क्वेश्चन अब तक कराए जो नीट के पर्पज से आपको इंपॉर्टेंट है। नीट के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है 2 क्वेश्चन अब तक मैंने कराए कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर किधर जाएगा? ऊपर से नीचे की ओर इंक्रीजिंग, ये सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। ऊपर को जाएंगे तो किंगडम में सबसे कम। तो लीस्ट कॉमन सिमिलर कैरेक्टर कहाँ होंगे एनिमल्स के बीच में? किंगडम में। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर किसके बीच में होंगे? स्पीशीज के बीच में। एक ही जीनस की स्पीशीज के बीच में, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे और सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर किसमें होंगे? ये भी क्वेश्चन नीट में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। तो जैसे जैसे नीचे को आते हैं सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ गई होगी आपको? चलिए अब एक और क्वेश्चन आता है। एक मैं क्वेश्चन और सोल्व कराता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन आता है बेटा नीट में। नीट का एक और क्वेश्चन नोट करिएगा। ये जो स्पीशीज है, जीनस है, स्पीशीज है और जीनस है, ये नाम किसने दिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है? टर्म जीनस एंड स्पीशीज, टर्म जीनस एंड स्पीशीज गिवन बाय, किसने दिए? टर्म स्पीशीज एंड जीनस गिवन बाय, स्पीशीज और जीनस नाम, स्पीशीज एंड जीनस नाम किसने दिए? तो बेटा मैं लिख रहा हूं आपको किसने दिए। पहला ऑब्जेक्टिव आएगा लीनियस, सेकंड ऑब्जेक्टिव जॉन रे। हिस्टोरिकल पॉइंटर याद करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आता है तो बेटा याद भी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अरिस्टोटल, फोर्थ है थियोफ्रास्टस। तो यहां पर आपको देखना है तो नाम किसने दिया? जीनस और स्पीशीज, ये जो 2 क्लासिफिकेशन के नीचे के 2 टर्म है जीनस और स्पीशीज, किसने दिए बेटा? आंसर होगा जॉन रे। आंसर क्या होगा? जॉन रे। तो यहां मैंने आपको बताया। दूसरी बात बेटा और क्वेश्चन देखिएगा, और क्या क्वेश्चन आता है देखिएगा यहां पर। ऐसे ही मैंने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम में क्या होता है मैंने अभी बताया था, जैसे पैंथेरालियो। देखो साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, पहले तो ये देखिए साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड के एक संस्था बनाई गई इंटरनेशनली, जो एक एनिमल को सिर्फ एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग। बात समझ में आ रही होगी हमारी? तो ऐसा है, देखिए इंडिया में अगर हम देखें, हिंदी में इंग्लिश में वोल्फ है, हिंदी में हम भेड़िया कह देते हैं, उर्दू में कुछ और कहते हैं, जर्मनी में कुछ और कहेंगे, फ्रांस में कुछ और कहेंगे। तो एक ही एनिमल को एरिया वाइज ही, कंट्री टू कंट्री अलग अलग कॉमन नाम से जाना जाता है। आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हो और इंडिया में कोई आदमी हिंदी जानता है, वो जो होता है सोचता है कि आप वो भेड़िया तो बड़ा है ना हिंदी में, और फ्रेंच में जाकर कुछ कहा जा रहा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा बुक्स पढ़ते हुए। तो इसलिए जरूरत पड़ी एक साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की कि भाई
पूरी दुनिया में एक एनिमल का एक ही नाम हो, चाहे वो इंडिया में, चाहे वो अमेरिका में, चाहे वो फ्रांस में हो, उसे एक ही नाम से जाना जाए और उसका नाम रखा साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। क्या नाम रखा? साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। इस नोमेनक्लेचर के लिए एक साइंटिस्ट आगे आए, टैक्सोनॉमिस्ट कहेंगे उनको, उनका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस। उन्होंने पहला साइंटिफिक नोमेनक्लेचर दिया, साइंटिफिक नेमिंग दी। बात समझ में आई? अपनी बुक में उन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी, दूसरी बुक का नाम था फिलोसफिका बोटनिका। समझे है नहीं? तो उन्होंने इन बुक्स में नाम दिया। तो कहने का मीनिंग ये है कि साइंटिफिक नोमेन, ये तो आपको समझ में आ गया कैटेगरी। अब ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर किसी भी एनिमल का या किसी भी प्लांट का या किसी भी बैक्टीरिया का, इवन किसी भी वायरस का, दुनिया में कोई वायरस है तो उसका भी एक साइंटिफिक नोमेनक्लेचर रखा जाता है। बात समझ में आ रही होगी। अब अगर हम किसी एनिमल की बात करें, किसी भी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में कैसे दिया, उसके 2 नाम होते हैं। पहला नाम जीनस से आता है, दूसरा नाम उसका स्पीसीज होती है। जीनस की बात करें तो जीनस पहले लिखा जाता है, जैसे कि ह्यूमन का नाम लगिए, जैसे मैंने अभी आपको लायन का बताया था, पैंथेरा लियो। तो 2 नाम हो गए, 2 नेम हो गए साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में 2 नेम रखे जाते हैं, 2 नेम से बनता है नोमेनक्लेचर, जिसमें 2 नाम होते हैं बेटा, एक जीनस और दूसरा स्पीसीज। जैसे कि लायन का नाम क्या है? लायन का नाम क्या है? पैंथेरा लियो। पहला नाम जीनस, जिसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, दूसरा नाम स्पीसीज, जिसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं और दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं। समझे नहीं? ऐसी ह्यूमन का नाम क्या था? होमो सेपियंस। ह्यूमन में 3 नाम होते हैं, उसे कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो पहला नाम जीनस, दूसरा नाम स्पीसीज और तीसरा हो रहा था इसमें, वो सब स्पीसीज होती है। लेकिन मैं अभी बता दूं, चलो तीसरा भी लिख देता हूं। तो ह्यूमन में ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का मीनिंग 3 नेम होते हैं। एक नाम जीनस का, जैसे कि होमो क्या हो गया? ह्यूमन का जीनस हो गया। सेपियंस क्या हो गया? स्पीसीज हो गई है। और सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ये सब स्पीसीज है। क्या है? ये क्वेश्चन भी आया है, सब स्पीसीज ह्यूमन। तो ये ह्यूमन का साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है। पर्टिकुलरली हम ध्यान देते हैं 2 नाम पर ही। तो ये जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है, इसमें साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है, सबसे पहले दिया था इसे, इसका नाम कहा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको आप ठीक से याद कर ले। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब हिंदी में कह सकते हैं द्विनाम पद्धति। 2 नाम होते हैं। बाइनोमियल का मतलब देयर आर 2 नेम इन साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। 2 नेम दिए जाते हैं। पहला नेम जीनस होता है, दूसरा नेम स्पीसीज होता है, इसलिए इसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसको दिया था एक टैक्सोनॉमिस्ट कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने ये नाम दिया था। कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसमें पहला नाम जीनस और दूसरा नाम स्पीसीज होता है। दूसरा नाम, इस मोटी बात समझ लो, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा। ओके, कि हु गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या हु गेव फर्स्ट साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। तो ये था बेटा कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ओके, अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा? कैरोलस लिनियस को क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पहली बार साइंटिफिक नोमेनक्लेचर दिया, जिससे क्लासिफिकेशन में आसानी हुई। बात समझ में आई या नहीं? फर्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। कुछ कहते हैं पहली बार क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस ने। गलत आंसर है। पहला क्लासिफिकेशन तो अरिस्टोटल ने दिया था। समझे या नहीं? ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन किसका है?
अरिस्टोटल का है। इसलिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट नहीं कहा था, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था पहली बार। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाद में इन्होंने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इस पे किस बुक में लिखा था तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कैरोलस लीनियस रॉट बुक, आंसर होगा बेटा सिस्टेमा नेचुरी एंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिलोसफिका बोटेनिका। इन्होंने दो नाम दिए, दो बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और एनिमल्स के और प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के तरह साइंटिफिक नेमिंग इन्होंने सब पहली बार बुक्स में लिखी। पहली कोई बुक आई जिसमें साइंटिफिक नोमेनक्लेचर दिया गया, इसमें सिस्टेमा नेचुरी में और फिलोसफी का बॉटनी का। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने एनिमल के नाम रखे और बॉटनी में फिलोसफी ऑफ बॉटनी में उन्होंने प्लांट के नाम दिए थे। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, आपके लिए, समझे। क्योंकि देखो थोड़ा सा हटकर तैयारी होती है, रटी रटाई वो नहीं चलता है। किताब की अपना एनसीईआरटी रखिए और एनसीईआरटी को रटने लगे। एनसीईआरटी कोर्स सिलेबस है लेकिन एनसीईआरटी को तरीके से ही क्वेश्चन निकाले जाएंगे, आपका बोर्ड भी तैयार हो जाएगा और इससे आपका नीट भी स्ट्रॉन्ग होगा, समझे। जैसे कि कुछ लोग पढ़ाते हैं नीट में एनसीईआरटी तरीके रटवा रहे, पॉइंट्स को रटवा रहे हैं 10-15, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से निकलेगा क्वेश्चन, बात समझ में आई या नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट रखते चले जाएंगे तो रटा तो जाएगा ही नहीं आपसे, अभी अच्छा लगेगा पढ़ने में, फिर आप भूल जाएंगे। तो तरीके से इस चीज़ को आप समझिएगा, समझिए ना, अपने लैंग्वेज में इसको आप समझिएगा, अपने दिमाग से इसको आप समझिएगा, ना कि दूसरी किसी किताब से रटी हुई चीज़ों को रटने के चक्कर में लगेंगे आप और उसको पढ़ेंगे तो वो भूल जाएंगे आप। तो तरीके से समझिए इसको। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बताया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ओके, अब चलिएगा अब दोबारा वापस आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखिएगा, बहुत दिनों से एंशिएंट से फिलोसफर आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, टैक्सोनॉमिस्ट आ रहे हैं, अपने अपने समय के अनुसार जैसे जैसे डिस्कवरीज हो रही हैं, जैसे जैसे इन्वेंशन हो रहे हैं, क्लासिफिकेशन अपने अपने तरीके से चेंज होता चला गया। ओके, तो क्लासिफिकेशन के सिस्टम है कि पहले सबसे पहले क्या हुआ, आर्टिफिशियल सिस्टम आया। सबसे पहले जो आया सिस्टम, समझे नहीं, सिस्टम का मतलब होता है किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें क्या बेस बना है, कैसे। तो क्योंकि एंशिएंट टाइम से साइंटिस्ट नेचर की सब लोग स्टडी कर रहे हैं, लिविंग बीइंग की स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, जब जैसे नॉलेज बढ़ती गई, डिस्कवरी होती गई, तो क्लासिफिकेशन का ही प्रारूप चेंज होता गया। उसी हिसाब से आपकी बुक में, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहले तो हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मीनिंग किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया, क्या आधार माना गया, उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन में जैसे जैसे हमने कितने किंगडम में ऑर्गेनिज्म को कब कब कितने किंगडम में डिवाइड किया, और फाइनली आज कितने किंगडम में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। दो पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो पहला है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बहुत हमें तरीके से इसको लर्न करना है। देखिएगा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कॉपी पे जरूर लिखना पड़ेगा, समझे नहीं। रटे रटाए नोट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, वो अभी काम के नहीं है बेटा। इस पे से आप अपनी पेन और कॉपी लीजिएगा, नोट करते जाइएगा, और सिर्फ उसके बाद एनसीईआरटी को देखना, समझे। उसके बाद हम आपको बताएंगे भी, अपनी वेबसाइट वगैरह बताएंगे कहाँ टेस्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे, समझे, अपने जो हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं। लेकिन अभी शुरुआत है, बाद में हम क्वेश्चन का बता देंगे आपको कैसे करें।
सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए बेटे, सबसे पहले आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें बेटे केवल हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन अब तक क्वेश्चन 2 ही आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात, फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम, चलिएगा फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? जो सबसे पहले आया वो क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहली बार क्वेश्चन आता है, पहली बार क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? अरिस्टोटल ने। किसने दिया? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरिस्टोटल ने, हाँ एक इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। बस मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर से देखने पर कैसा है, उसके जनरल कैरेक्टर कैसे हैं, समझे या नहीं? तो बाहर से देखने पर सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर देख करके ये बताया जा सके कि भाई एनिमल है और प्लांट है, इस तरीके से उन्हें बाहर से डिवाइड कर दो, बस समझे? अलग है। तो आर्ट केवल मॉर्फोलॉजी, बाहर के कैरेक्टर की स्टडी करते ही हमने इसको अंदर से कुछ नहीं देखा। इसके सबसे पहले थे बेटा, इसके सपोर्ट इसको जो दिया था वो किसने दिया था? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल बहुत क्वेश्चन आता है, गेम या कह सकते हो फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन या जो क्वेश्चन मालूम किया गया है बेटा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन आ सकता है, या आप इसे कह सकते हो ओल्डेस्ट सिस्टम, ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन। और नीट में जो क्वेश्चन आ सकता है या आया हुआ भी है, बहुत सारी पीएमटी पहले होती थी नीट के अलावा, क्यों नीट से पहले तो ऑल इंडिया पीएमटी अलग था, एफएमसी अलग था, एम्स अलग होता था, बीएचयू अलग होता था, एम अलग, स्टेट अलग होते थे, स्टेट एग्जाम मेडिकल का अलग होता है, जैसे यूपी का सीपीएमटी होता था, राजस्थान का राजस्थान पीएमटी होता है, एमपी का एमपी पीएमटी होते थे। तो वो बहुत सारे एग्जाम थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा कॉमन क्वेश्चन है, इसे स्टार लेवल। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया? अरिस्टोटल ने दिया। अरिस्टोटल एक फिलोसफर थे बेसिकली, ना तो वो कोई साइंटिस्ट थे ना थे, वो तो ऑल इन वन चीज थे, और वो थे फिलोसफर। नाम से सुना होगा, अरिस्टोटल का नाम आपको हर साइंस में मिल जाएगा। अरिस्टोटल बायोलॉजी में मिलेंगे, अरिस्टोटल आपको फिजिक्स में मिलेंगे, अरिस्टोटल आपको केमिस्ट्री में मिल सकते हैं, अरिस्टोटल आपको लिटरेचर से ह्यूमैनिटीज में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। इसी बात है फिलोसफर, नॉट एनी ए पर्टिकुलर साइंटिस्ट। ओके, तो उनसे किसी ने पूछा कि यदि बताओ ये एनिमल्स कितना टाइप के हैं दुनिया में? उन्होंने कहा 2 टाइप के एनिमल हैं, एक तो वो जिनका ब्लड रेड है, एक वो जिनका ब्लड रेड नहीं है। बस बात खत्म हो गई। उसने कहा बस ज़्यादा नहीं, 2 टाइप के एनिमल है दुनिया में, 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ। तो एनिमल्स को अरिस्टोटल ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक तो वो जिनमें आरबीसी, ब्लड रेड होने का मतलब क्या? आरबीसी। उन्होंने क्या माना? आरबीसी। जिनमें आरबीसी होती है उसे कहा उन्होंने इनामिया। इनामिया का मतलब आरबीसी प्रेजेंट। आरबीसी का मतलब ब्लड रेड। बात समझ में आई बेटा? ब्लड कैसा है? रेड है, आरबीसी प्रेजेंट है ब्लड में। एक वो एनिनामिया। एनिनामिया को उन्होंने कहा आरबीसी इन ब्लड एब्सेंट, या कह सकते हो ब्लड इज नॉट रेड। 2 तरीके से उन्होंने कहा, एक आरबीसी। ये क्वेश्चन देखना आया हुआ है। फिर इसके इनके अरिस्टोटल के बाद एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मॉर्फोलॉजी पर बेस दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखना। उनका नाम था प्लाइनी। क्या नाम था? प्लाइनी। प्लाइनी ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स की बात नहीं, उन्होंने लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक प्लांटी और दूसरे एनिमेलिया। एनिमेलिया का मतलब एनिमल्स कि 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट एक एनिमल। चलो इनकी बात ही मान ली, बाहर से देख के बता दे भाई कुछ तो प्लांट है कुछ एनिमल है, तीसरी चीज तो हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि तीसरी बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते थे उस समय माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, तो इसलिए दो ही चीजें दिखाई देती थी दुनिया में, एक एनिमल है प्लांट। तो उन्होंने कहा 2 टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो ये किसने दिया था? प्लाइनी। फिर इसके बाद एक अच्छी जो लेटेस्ट उसके आर्टिफिशियल का जो सबसे एडवांस वर्जन था वो दिया था लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। लीनियस ने
कहाँ लीनियस ने ऐसे स्टडी नहीं की, उसने न्यूमेरिकल कंडीशन पे की। भैया किसी के पांच उंगलियां तो 5 उंगली वालों को एक तरफ रख दो, 4 वालों को 4 एक तरफ रख दो। ऐसी प्लांट में बात की उन्होंने कि प्लांट में फ्लावर को देखा, कुछ फ्लावर में 5 स्टेमन है, कुछ फ्लावर में 2 स्टेमन है, और कुछ प्लांट के फ्लावर में 10 स्टेमन है। जिसमें 10 स्टेमन्स थे उन फ्लावर के प्लांट को एक ग्रुप में रख दिया, जिनमें 6 स्टेमन्स थे उन प्लांट को अलग कर दिया, जिनके फ्लावर में 6 स्टेमन थे जैसे मस्टर्ड में तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया। तो न्यूमेरिकल, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल मॉर्फोलॉजी। तो बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल मॉर्फोलॉजी इन्होंने पर्टिकुलरली स्टेमन के नंबर को दिया था, लाइक नंबर ऑफ स्टेमन्स इन फ्लावर। तो ये था बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से एसोसिएटेड कौन कौन लोग थे? सबसे पहले अरिस्टोटल, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है आपके लिए कि ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन या फर्स्ट क्लासिफिकेशन इन द वर्ल्ड किसने दिया? अरिस्टोटल ने। दूसरे नंबर पर आते हैं प्लाइनी, जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया। पी को प्लाइनी, पी फॉर प्लांट याद रखना, प्लांट जिक्र किस में आएगा? प्लांट और एनिमल में, ऐसे याद हो जाएगा। लीनियस ने न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पर दिया। ओके, फिर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट डेवलप है, माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया। तो नेचुरली है कि अब आप सेल को देख सकते हो, सेल के अलावा उसमें जो बायोकेमिकल्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो स्टडी कर सकते हो, यानी कि मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमी भी कर सकते हो। बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है, बाहर से क्या सिमिलरिटी है, अंदर से क्या सिमिलरिटी है, इस चीज को उन्होंने देखा और नया सिस्टम आ गया, उसे कहा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद क्या आया बेटा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जो इसके मेन देने वाले थे इसको, वे थे बेंथम एंड हुकर। क्या नाम था? बेंथम एंड हुकर। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया वो था बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सेकंड सिस्टम क्या था बेटा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? पहले तो यही आंसर हो जाएगा, बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने दिया था। अब क्योंकि ये बाद में आए, उस समय तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो चुका था, माइक्रोस्कोपिक स्टडी शुरू हो गई थी, इसलिए इसमें मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी स्टडी भी हुई। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, एनाटॉमी कैरेक्टर्स की भी स्टडी हुई। एनाटॉमी में आ जाते हैं बेटा सेल की स्ट्रक्चर, टिश्यू की स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, बात तो समझ में आ गई होगी आपको। बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, जेनेटिकल स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। अब जब जेनेटिक्स का पता चला, केमिकल, तो फिर एक हिसाब लगने लगा, बाहर से भी कर लिया स्टडी, अंदर से भी कर लिया। तो फिर इन साइंटिस्ट ने इनको एक पता चला कि ऑर्गेनिज्म एक सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, तब उन्होंने इसमें थोड़ा सा इवोल्यूशनरी भी डाल दिया। तो इवोल्यूशनरी भी डाल दिया, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, फाइलोजेनी कहते हैं जिसको, वो भी उन्होंने इसमें डाल दिया। लेकिन ये मेन नहीं था। मेन क्या था? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और उसके बेस पर थोड़ा सा इवोल्यूशनरी कि किसके बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म आया, कैसे पता लगा? सिंपल स्ट्रक्चर, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले एक ही सेल है और उस सेल के में रिप्रोडक्शन के बाद धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई। मल्टी सेल्यूलर एनिमल, फिर प्लांट, एनिमल, फंजाई, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आती। तो दुनिया में सबसे पहले सिंपल है, फिर नेचर में जैसे जैसे टाइम बीतता गया कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स और दूसरे बैक्टीरिया, वायरस भी चलते चले आ रहे हैं। नए नए वायरस आज भी आ रहे हैं, देखा हुआ सभी धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे आजकल कोरोना का बड़ा वो हो रहा है, तैल का मचा रखा है, सबको अंडरग्राउंड कर दिया है, पूरे वर्ल्ड को परेशान करके रख दिया। नए नए ऑर्गेनिजम्स
समय के अनुसार आते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्टडी आती जाती है, समझ रहे हो नहीं। तो इस तरीके सबसे पहले सिंपल और फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कर लेंगे। तो वहाँ पर इवोल्यूशन कि किसके बाद कौन आया, सिमिलरिटी स्ट्रक्चर को कंपेयर करके पता लगा दिया कि किस सबसे पहले वन सेल्ड एनिमल आए, उसके बाद मल्टी सेल्ड एनिमल आए, प्लांट आए, फिर एनिमल्स आए। तो ये पता लग जाता है कॉम्प्लेक्सिटी से। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताइएगा, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, किसने दिया, बेंथम एंड हुकर ने, और किस पर बेस्ड है बताइए बेटा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एनाटॉमी में सारे आ जाएंगे ये, और इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। जबकि पहले क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल में क्या था, सिर्फ मॉर्फोलॉजी थी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी। अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किस पर बेस्ड था, सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर। बेंथम हुकर ने दिया वो किस पर है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी और इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। चलिएगा फिर इसके बाद और नया युग आया, और ज़्यादा स्टडी, फॉसिल्स की स्टडी बहुत ज़्यादा हुई बाद में। जब फॉसिल्स की स्टडी हुई तो कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो गई, किस एनिमल के बाद कौन सा एनिमल आया। कनेक्टिंग लिंक नाम सुने होंगे आपने, कनेक्टिंग लिंक होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 कैरेक्टर, जैसे यूग्लिना, यूग्लिना में प्लांट का कैरेक्टर भी और एनिमल का, जिससे पता चलता है जो एनिमल्स हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, प्लांट से हुई है, समझे ना। तो इस तरीके से फॉसिल्स की स्टडी हुई और एक एनिमल के बाद दूसरा एनिमल फॉसिल में स्टडी से जुड़ता चला गया, और अल्टीमेटली फिर फाइनली दिया गया थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लेटेस्ट है, जो आज की डेट में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक बेस्ड है, यानी कि बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। यहाँ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट यहाँ, लेकिन यहाँ मेन बेस क्या, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसके बाद इवोल्यूशन, फिर इवोल्यूशन मीन फोसिल्स वगैरह की स्टडी इतनी हुई कि दुनिया में सब क्लियर हो गया कि प्राचीन काल में एंशिएंट में कौन से एनिमल आए थे। फोसिल्स नाम सुना होगा, रिमेनिंग ऑफ द एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। तो उनकी जब कंपेयर हुई तो मेन बेस क्या बन गया, फाइलोजेनेटिक। तो अब बाद में आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको बताए सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है बेटा किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा, किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूँगा। इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर की यूट्यूब पर। बेटा यूट्यूब पर आप मेरे चैनल को जरूर देखते रहें। अगर आपको नीट की तैयारी करनी है, कोई किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं लेनी है, सिर्फ मेरे चैनल को देखे जाएं, जो भी मेरे लेक्चर आते जाएंगे उसमें मैं आप अपने कुछ दिनों में मैं और भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराऊंगा कि नीट में किस टाइप की प्रॉब्लम है। अब भी मैं करा रहा हूँ और भी कराऊंगा बाद में, एक एक दिन पूरा देंगे कि जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस पर कितने क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सारी टेक्निक हम आपको बताएंगे। बस अगर नीट में सिलेक्शन बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसको लाइक भी करिएगा। लाइक करने का मतलब ये नहीं लाइक पूरा पढ़िएगा, सारा समझ में आ जाएगा। ओके, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो 9837370742। इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, आई विल सॉल्व दैट। ओके, आई एम डॉक्टर आदित्य चौहान, नाम याद रखना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।